हेलो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। मादा जो जनन तंत्र है, हमने नर जनन तंत्र पढ़ा। आज हम मादा जनन तंत्र की बात करेंगे और विस्तृत नोट्स के साथ में हम बात करेंगे कि हमारे को एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। वो सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आज हम पहले डायग्राम से शुरू करते हैं कि डायग्राम में कौन से पार्ट का क्या नाम है। उसी प्रकार हम आगे इनके विस्तृत जानकारी देखेंगे। सबसे पहले यदि हम मादा जनन तंत्र का यदि डायग्राम देखते हैं तो हमारे को कौन कौन से भाग का क्या क्या नाम होता है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर एक अंडाकार जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, इसका जो नाम है वो क्या रहेगा? अंडाशय। क्या रहेगा? अंडाशय। इस अंडाशय के पश्चात आप यहाँ पर एक अंगुली नुमा एक संरचना सी देख रहे हो। इस अंगुली नुमा संरचना को कहते हैं जालर। क्या कहते हैं? जालर। क्या कहते हैं? इस अंगुली नुमा संरचना इसको पकड़ करके रखती है। क्या करती है? पकड़ करके रखती है। और ये एक कुकी नुमा संरचना होती है, जैसे कीमा होता नहीं, कीमे की एक संरचना होती है, जैसे पकड़ करके रखता है, वैसे ये अंडाशय को पकड़ करके रखती है। उसके पश्चात जो आगे का भाग जो शुरू हो रहा है उसका जो नाम है अंडवाहिका कहते हैं, या इसे हम डिम्ड वाहिका कहते हैं, या फिर इसका जो नाम है वो क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है ये हमें बाद में देखेंगे, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि जो इस डायग्राम में हमारे पास कौन कौन से जो नाम है वो हमारे को मिलेंगे देखने को। तो इसका जो नाम है वो क्या रहेगा? फैलोपियन ट्यूब। बेसिकली इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन हमारी बुक में एक ही भाग दे रखा है, तो उसका ही हम अध्ययन करेंगे। तो यहां पर जो नाम है वो क्या है? इसका फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के बाद में जो ये हमारे को जो मासन जैसी संरचना जो दिखाई दे रही है, नाशपाती के उल्टे आकार की है, इसका जो नाम है वो क्या रहेगा? गर्भाशय। क्या रहेगा? गर्भाशय। गर्भाशय के पश्चात में एक पार्ट हमारे को दे रखा है गिरवा का। किसका? गिरवा का। और उसके पश्चात है योनि यानी वेजाइना। ये इतने पार्ट हमारे को मादा जनन तंत्र के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं, और इनका सबका हम गहन अध्ययन करेंगे। पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अंडाशय के बारे में हमें डिटेल से देखते हैं। हमारे को एग्जाम में कैसे लिखना है और इसका काम क्या होता है वो सारा हमारे को देखना है। अंडाशय को आप जब देख रहे हो तो एक तो ऐसी संरचना है जो यहाँ पर देखो गर्भाशय की दीवार से एक जुड़ा हुआ है। इधर दिख रहा है ना आपको? गर्भाशय से जुड़ा हुआ है नहीं? और इधर यदि हम देखें तो एक कुपीनुमा जो संरचना है, यहां से भी ये क्या है? जुड़ा हुआ है। दोनों जगह से जुड़ा हुआ नहीं, यहां से जुड़ करके ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से आगे जाकर ये कहां पर खुलता है? गर्भाशय में। कहां पर खुलता है? गर्भाशय में। अब इस अंडाशय का कार्य क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ये अंडाशय जो होता है वो इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। कितनी संख्या होती है इसकी? इसी प्रकार हमने नर जनन तंत्र के अंदर पढ़ा था, उसमें वृषणों की संख्या कितनी थी? 2 थी। इसी प्रकार मादा जनन तंत्र में भी अंडाशय की जो संख्या वो कितनी है? 2 है। कितनी संख्या है? 2 है। उसके पश्चात जो इसकी अंडाशय की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? बादाम जैसी इसकी क्या होगी? आकृति होगी। कैसी आकृति होगी? बादाम के जैसी इसकी क्या होगी? आकृति होगी। उसके पश्चात ये पाया कहां जाता है? तो हमारे को पता है कि ये उदर गुहा है, और यहां से जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है श्रोणी भाग। कौन सा भाग कहलाता है? श्रोणी भाग कहलाता है। तो ये उदर गुहा के वक्र के नीचे की ओर पाया जाता है। उदर गुहा के वक्र के नीचे की ओर पाया जाता है। वक्र का अर्थ मैंने बताया आपको क्या होती है? किडनी होती है। किडनी को हम क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? गुर्दा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये देखो उदर गुहा के वक्र के नीचे की ओर पाई जाती है। और जो ये अंडा, इसके अंदर अंडाशय के अंदर जो अंडा बनता है उस कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनता है? अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। अरे इसमें एक अंडे का निर्माण होता है। अंडाशय के अंदर एक अंडा बनता है जो किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है? अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा बनता है। अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा अंडाशय के अंदर एक अंडे का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। पहला हमने बिंदु क्या देखा कि इसमें संख्या कितनी होती है? 2 पाई जाती है, यानी एक जोड़ी अंडाशय की पाई जाती है। इसकी जो आकृति होती है वो बादाम की जैसी होती है। उसके पश्चात उदर गुहा के वक्र के नीचे की ओर ये पाई जाती है। अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा इसमें क्या होता है? अंडे का निर्माण होता है। इतनी बातें हमने देख ली। उसके पश्चात हमने देखा कि जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर एक हार्मोन का निर्माण होता है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? कौन सा हार्मोन है? ये एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब इस हार्मोन की वजह से हमारे शरीर के अंदर यानी मादा जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से आपको अंतर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ये द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। कैसा विकास करता है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करता है? विकास करता है। यानी इससे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? एक तो आवाज होगी वो कैसी होगी? पतली होगी। कैसी होगी रे? पतली होगी। यही हमने द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों में यदि
पुरुष की बात करें यानी नर जनन तंत्र की बात करें तो वहां पर क्या हो रही थी, मोटी आवाज हो रही थी। कैसी हो रही थी, ओटी। उसके अलावा कांख व जांघों के मध्य जननांगी जो क्षेत्र है वहां पर किसका आना, बाल का आना, यह भी किसकी पहचान है, एस्ट्रोजेनिक हार्मोन की रहेगी पहचान। उसके अलावा मुहासे यानी चेहरों पर कील का बनना, चेहरों पर छोटी छोटी कीलों का बनना। उसके अलावा हमारा जो चेहरा हुआ है, चेहरा जो है वो कैसा होना, तेलीय, तेलीय होना। जैसे लग रहा है कि हमने तेल लगा नहीं रखा, उसके बावजूद भी कैसा लग रहा है, तेल का जैसा लगा रखा है भाई, जैसे तेल लगा हुआ है। उसके अलावा स्तनों के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये सारे के सारे काम किसके रहेंगे, एस्ट्रोजेनिक हार्मोन के रहेंगे, जो आपको लिखने हैं। उसके पश्चात यदि मैं बात करूं तो ये जो अंडाशय जो है, ये इसे क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। अंडाशय की जो आकृति होती है वो कैसी देखने को मिल रही है आपको, गोलाकार देखने को मिल रही है। कैसी मिल रही है, गोलाकार। तो इसकी आकृति जो रहेगी वो कैसी रहेगी, गोलाकार रहेगी। अब हमने नर जनन तंत्र के अंदर पढ़ा था, नर जनन तंत्र के अंदर जो शुक्राणु पाए जाते हैं, शुक्राणु के अंदर 3 भाग होते हैं। एक तो होती है पूंछ होती है, एक तो क्या होती है, उसके अलावा एक मध्य भाग होता है, और एक क्या होता है, सिर होता है। जो पूंछ जो होती है उसका जो काम मैंने बताया था वो होता है गतिशीलता प्रदान करना। क्या पढ़ना, गतिशीलता प्रदान करना। लेकिन जो अंडाशय होता है उसकी आकृति तो कैसी होती है, गोल होती है, लेकिन इसमें पूंछ नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती, पूंछ इसमें नहीं पाई जाती है, और ये गतिहीन होता है। गतिहीन मतलब इसमें गति करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। गति करने की क्या नहीं पाई जाती, क्षमता इसमें नहीं पाई जाती है। और ये याद रखना, ये शुक्राणुओं से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। शुक्राणुओं का जो आकार होता है उससे बड़ा आपको देखने को मिलेगा क्या, अंडाणु। ये उसकी आकृति कैसी मिलेगी आपको, बड़ी। ये इसके बारे में ये भी ध्यान रखना, जो अंडाशय है इसके अंदर जो अंडे का जो निर्माण होता है वो प्रति माह होता है। कैसा होता है, प्रति माह होता है। और वो भी प्रति माह एक ही अंडे का निर्माण होता है। किसका होता है, एक ही अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर 3-4 अंडे बन गए, ऐसा नहीं होता। हर माह कितने अंडे का निर्माण होता है, एक ही अंडे का निर्माण होता है। अब वो एक अंडे का निर्माण चाहे बायां साइड वाला अंडाशय हो या दाईं साइड वाला, कोई सा भी हो, एक अंडाशय से एक अंडे का क्या होगा, निर्माण होगा हर माह है। इतनी बात क्लियर हुई। तो प्रति माह एक अंडे का क्या होता है, निर्माण होता है। और याद रखना कि निश्चित आयु के बाद में क्या हो जाता है, बंद भी हो जाता है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कब शुरू होती है। तो इसकी एज जो रहेगी वो लगभग 12 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में ये शुरू होता है। और इसे हम कहते हैं मीनार्की। क्या कहते हैं, मीनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मीनार्की यानी रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो। उसके पश्चात यदि मादा की आयु 45 से 50 वर्ष की यदि हो जाती है तो उसके अंदर ये जो अंडाणु है वो बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, मीनोपोज कह देंगे। क्या कह देंगे, मीनोपोज कह देंगे। यानी रजो दर्शन और रजो निवृत्ति, ये प्रक्रिया रजो दर्शन कहलाती है और ये प्रक्रिया रजो निवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे, वो एक बार आप नोट कर लेना। कैसे करना है, पहले आप अंडाशय हेडिंग डालोगे। क्या डालोगे, डाल दी। अब उसमें लिखना क्या क्या है वो देख लेना। अंडाशय की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, उसके पश्चात आपको लिखना है इसकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, बादाम जैसी आकृति होती है। लिखना आता है आराम से, ऐसे लिख दोगे। अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसकी आकृति बादाम जैसी होती है, उदर गुहा के वक्र के नीचे की ओर ये पाई जाती है। इसमें जो अंडे का जो निर्माण होता है वो अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये मादा युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, इसकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। कैसी आकृति होती है, इसमें पूंछ नहीं पाई जाती। ये गतिहीन होते हैं। कैसे होते हैं, गतिहीन होते हैं। शुक्राणु से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। उसके अलावा इसमें एक एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या होता है, निर्माण भी होता है, जिसका काम ये होता है कि द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का क्या करना, विकास करना। जिसमें आप ये लिख सकते हो, इसमें आवाज की पतली होना, कांख व जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बालों का आना, मुहासे का आना, तेलीय त्वचा का तेलीय होना, उसके अलावा स्तनों के आकार में क्या होना, वृद्धि होना। उसके अलावा आप ये भी बात लिख सकते हो कि निश्चित आयु के पश्चात मीनार्की और मीनोपोज की अवस्था हमारे को देखने को मिलती है। मीनार्की की जो अवस्था देखने को मिलेगी वो 12 से लेकर के 14 वर्ष की आयु में हमारे को देखने को मिलती है। और जो मीनोपोज की जो अवस्था है वो 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ये इतनी प्रक्रिया आपके समझ में आ गई ना। ये हमने बात कर ली है किसकी, अंडाशय की। किसकी बात कर ली है,
अब हमारे को काम देखना है किसका, फैलोपियनिक ट्यूब का देखना है। किसका देखना है, फैलोपियनिक ट्यूब का देखना है। फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब अभी हम बात करेंगे अंडवाहिनी की, जिसे हम डिम्ड वाहिनी या अंडवाहिनी या फिर क्या कर सकते हैं, फैलोपियनिक ट्यूब कर सकते हैं। उसकी हम बात करेंगे क्योंकि हमने अंडाशय के बारे में पूरा विस्तार से हमने देख लिया है। अब हमारा काम यह है कि इसका जो अंडवाहिनी का जो काम है वो क्या रहेगा, वो हमारे को देखना है। अब यहां पर आपको देखना है कि पहले तो मैं ये बता देता हूं कि जो अंडवाहिनी होती है वो एक पतली नलिका के रूप में होती है। कैसी होती है, पतली नली के रूप में होती है। ये एक पतली नली के रूप में है जो कि अंडाशय को और किसको जोड़ रही है, गर्भाशय को जोड़ रही है। किसको, अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने का काम कर रही है। इसकी जो आकृति होती है, ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है ना, ये कीपाकार होती है, कीपनुमा आकृति होती है, अंगुली जैसी। इसे झालर भी कहते हैं। क्या नाम है इसका, जो इसको पकड़ करके रखती है। क्या रखती है, जब यहां पर अंडे का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अंडे का जब निर्माण होता है, तो अंडे का जब निर्माण होगा तो उसको पकड़ करके और फैलोपियन ट्यूब में ले जाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, ये कुपिका ही करेगी। ये कौन सी करेगी, ये वाला जो क्षेत्र है उसको क्या करेगा, पकड़ करके इसको कहां पर लेकर आएगा, फैलोपियनिक ट्यूब में। तो ये यहां पर धीरे धीरे होते हुए कहां पर आ जाएगा, यहां पर। ये जो अंडा है यहां से होते हुए कहां पर आ गया, फैलोपियनिक ट्यूब में। यानी ये पतली नली होती है, कीपाकार होता है, अंडे को ले जाने का काम यही करती है। क्योंकि ये इसके पूंछ नहीं होती, ना ये गतिशील होता, ये गतिहीन होता है। इस वजह से इसको कर्माकुचन की जो गतियां होती है उसके माध्यम से इसको कहां पर लेकर छोड़ेगी, फैलोपियन जो ट्यूब है वहां पर ला करके इसको छोड़ देगी। अब इसका काम जो है फैलोपियन ट्यूब में आ गया, यहां पर होना है इसका क्या, निषेचन। निषेचन का अर्थ होता है फर्टिलाइजेशन करना। क्या होना, फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर जो अंडा आया है इसके लिए क्या होना जरूरी है, निषेचन होना जरूरी है। तो निषेचन के लिए किसकी जरूरत है, शुक्राणुओं की। तो शुक्राणु यहां से होते हुए, योनि मार्ग से होते हुए इधर आएंगे और कुछ जो शुक्राणु है वो इधर चले जाएंगे, कुछ शुक्राणु है जो इधर चले जाएंगे। और इनमें से इनकी जो संख्या होती है वो लाखों तक होती है। कितनी होती है, लाखों तक। लेकिन जो अंडाशय की जो संख्या होती है वो एक ही होती है। अब इनमें से एक शुक्राणु ऐसा होगा जो इसके साथ में जब निषेचन करेगा, कई शुक्राणु आएंगे लेकिन उनमें से जो सक्सेस होने वाला वो एक ही शुक्राणु होगा। जब इन दोनों का निषेचन होगा, यहां पर जब इन दोनों का क्या होगा, निषेचन होगा, तो निषेचन होने की वजह से एक युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, वो युग्मनज का निर्माण यहां पर हो जाता है। निषेचन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। और जैसे ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है तो ये 4 या 5 दिन के अंदर यहां पर धीरे धीरे होते हुए कहां पर आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। कहां पर आ जाता है, गर्भाशय में। अब ये गर्भाशय के अंदर यहां पर आकर के, और ये जो आपको संरचना देखने को मिल रही है चारों तरफ, इस संरचना के आकर के यहां पर क्या रह जाता है, रुक जाता है। यहां पर आकर के ये क्या होता है, चिपक जाता है। और यहीं पर ये धीरे 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 9 महीने तक यहां पर इसका क्या होता है, भ्रूण का क्या होता है, धीरे धीरे निर्माण होता है। यानी आंखों का, कानों का, पैरों का, हाथों का बनने का जो काम होता है वो कहां पर होता है, एक भ्रूण का, यानी भ्रूण का रूप ले लेता है। पहले क्या बना है, अंडाणु और शुक्राणु आए। क्या है, अरे पहले क्या है, अंडाणु प्लस शुक्राणु दोनों आकर के यहां पर मिले, और इनके मिलने से किसका निर्माण हुआ, यानी इनका मिलने का जो कार्य उसे क्या कहेंगे, हमें निषेचन। क्या कहेंगे, और निषेचन से किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, और युग्मनज से किसका निर्माण हुआ, फिर भ्रूण का। किसका, भ्रूण का। और फिर यह जो भ्रूण है वो 9 माह के बाद में एक शिशु के रूप में क्या ले लेता है, जन्म ले लेता है। किसके रूप में, शिशु के रूप में क्या ले लेता है, जन्म ले लेता है। तो ये जो प्रक्रिया हुई है अंडाणु और शुक्राणु का मिलने का, जिसे हम निषेचन कहते हैं, जो प्रक्रिया कहां पर हुई है, फैलोपियनिक ट्यूब के अंदर हुई है। उसके पश्चात क्या बना, इसका युग्मनज बना। युग्मनज बनकर गया और भ्रूण के रूप में कहां पर जाता है, ये गर्भाशय के अंदर। कहां पर गया, गर्भाशय के अंदर। और गर्भाशय के अंदर ये कितने महीने रहेगा, 9 महीने। और 9 महीने के पश्चात में किसके रूप में जन्म लेगा, एक शिशु के रूप में जन्म ले लेगा। तो इस फैलोपियन ट्यूब का, अंडवाहिनी का आपको जो काम लिखना है वो क्या क्या लिखना है एग्जाम में। तो अंडवाहिनी एक पतली नलिका के रूप में होती है। दूसरी बात, ये कीपाकार आकार की होती है जो कि अंडे को लेकर के और कहां ले जाती है, फैलोपियनिक ट्यूब में। ये
कुंचनशील है, रोम युक्त होती है। कैसी होती है? कुंचनशील वह रोम युक्त होती है। और ये इस अंडवाहिनी कहां पर ले जाके छोड़ती है इसको? फेलोपियन ट्यूब। वहां पर क्या होता है? निषेचन होता है। अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहां पर होता है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहां पर होता है? कहां पर होता है? कहां पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर होता है? अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे फेलोपियन ट्यूब में। कहां पर मिलेंगे? अब फेलोपियन ट्यूब में मिल गए, इसके पश्चात निषेचन हो गए। यहां पर निषेचन होने के पश्चात इसका क्या बना? युग्मनज किसने रूप में धारण किया? किसका रूप धारण किया? भ्रूण का। और भ्रूण 9 माह तक कहां पर रहता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय के पश्चात 9 महीने के पश्चात ये शिशु के रूप में क्या ले लेता है? जन्म ले लेता है। तो इस प्रकार अंडवाहिनी यानी जो फेलोपियन ट्यूब है वो लिख सकते हो आराम से। अब हम आगे बात करते हैं गर्भाशय की। किसकी बात करते हैं? गर्भाशय की। गर्भाशय की किसकी बात करेंगे? गर्भाशय के बारे में हमारे को देखना है। हमने अंडाशय के बारे में पढ़ लिया, फेलोपियन ट्यूब के बारे में हमने देख लिया। अभी हम बात कर लेंगे गर्भाशय की। गर्भाशय के अंदर अंडे का निर्माण अंडाशय में हो गया। अंडा जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। फेलोपियन ट्यूब के अंदर आने के पश्चात यहाँ पर निषेचन हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। और युग्मनज का निर्माण होने के पश्चात में ये कहां पर जाता है? गर्भाशय में। कहां पर जाता है? गर्भाशय में। अब जो गर्भाशय है वो एक मासल जैसी रचना होती है। कैसी होती है? मासल जैसी रचना। अब इस आकृति को आप जब देखते हो तो ये जो ऊपरी भाग है वो आपको कैसा दिख रहा है? चौड़ा। ऊपरी भाग कैसा देखने को मिल रहा है? चौड़ा। और जो निचला भाग है वो कैसा देखने को मिल रहा है? सकड़ा। ये दोनों अंडवाहिनियां गर्भाशय में खुलती है। यानी अंडाशय की संख्या कितनी पाई जाती है? 1 और 1 2। और दोनों संरचना कहां पर खुल रही है? गर्भाशय के अंदर। किसमें खुल रही है? गर्भाशय के अंदर। अब गर्भाशय के अंदर देखो 3 झिल इसमें पाई जाती है, मांसपेशी से बनी झिल्लियां। इसमें 3 यहां पर संरचना पाई जाती है। इनका तीनों का नाम हमारे को याद में रखना है। इसमें पहला जो है एक संरचना पाई जाती है जिनके नाम क्या रहेगा? पेरीमेट्रियम। क्या रहेगा? पेरीमेट्रियम। एक का नाम है मायोमेट्रियम। एक का नाम क्या है? मायोमेट्रियम। और एक का नाम रहेगा एंडोमेट्रियम। इन पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम जो होती है वो स्थायी होती है। क्या होती है? स्थायी। लेकिन जो मायोमेट्रियम और जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या रहती है? अस्थायी रहती है। कैसी रहती है? अस्थायी रहती है। इसमें जो एंडोमेट्रियम की जो परत होती है वो भ्रूण को गर्भाशय में जोड़ने का काम करती है। ये जो नीचे वाली परत है नहीं, एंडोमेट्रियम, यहां पर जो एक संरचना पाई जाती है एंडोमेट्रियम, जिसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। और इसी से आकर के जो युग्मनज है वो क्या करता है? जुड़ जाता है। रोपी कहां पर होता है? इस एंडोमेट्रियम, जो कि एक प्योर ब्लड की बनी होती है। ये जो एंडोमेट्रियम है किसकी बनी होती है? ब्लड के आकार, ब्लड की बनी होती है। जो ये एंडोमेट्रियम होती है यही भ्रूण को 9 माह तक क्या करती है? पालने का काम करती है, पोषण देने का काम करती है, सारा काम यही करती है। और उसको हमें एक नाम देते हैं जिसका नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है? प्लेसेंटा, है ना। तो यहां पर जो आकृति रहती है वो किसकी रहेगी? एंडोमेट्रियम की रहेगी। किसकी रहेगी? एंडोमेट्रियम की। और उसके पश्चात किसकी रहेगी? मायोमेट्रियम की। और इधर किसकी रहेगी? पेरीमेट्रियम की रहेगी। जिसमें पेरीमेट्रियम जो रहती है वो स्थायी रहती है और ये दोनों कैसी रहेगी? अस्थायी रहेगी। यदि हम अब इसका देखेंगे कि हमें कि जब अंडे का निषेचन नहीं होता है तब ये क्या प्रक्रिया रहती है। लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि गर्भाशय के अंदर जो है एक मासल रचना है और ऊपरी भाग जो होता है वो कैसा होता है? चौड़ा देखने को मिलता है और निचला भाग हमारे को सकड़ा। दोनों जो अंडवाहिनियां वो गर्भाशय में आकर के खुलती है। अब हमने ये भी देख लिया कि इनमें से एक अंडाशय के अंदर एक अंडे का क्या होता है? निर्माण होता है हर माह। हर माह क्या होता है? यदि इसमें हो गया तो इसमें नहीं होगा और यदि इसमें हो गया तो इसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको गर्भाशय के बारे में लिखना है। क्लियर हुआ? यहां पर आकर के बच्चा यानी जो युग्मनज है वो भ्रूण है वो यहां पर आकर के क्या हो जाता है? रोपित हो जाता है और 9 महीने तक यहीं पर क्या होता है? तैयार होता है और शिशु के रूप में क्या ले लेता है? जन्म ले लेता है। इतनी प्रक्रिया हमने इसकी देख ली है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? योनि वाला पार्ट। अब इसको भी हमें देख लेते हैं। अब हम देखेंगे वेजाइना यानी जो योनि, जो लास्ट जो भाग बचा है हमारा। हमने अंडाशय की बात कर ली, फेलोपियन ट्यूब की बात कर ली, गर्भाशय की बात कर ली और लास्ट पार्ट जो रहेगा क्या रहेगा? वेजाइना यानी जो योनि पार्ट है उसके बारे में देखना है। तो जो वेजाइना है एक सक्रिय
एवं लचीली मांसल नलिका के रूप में खुलती है। गर्भाशय से जुड़ती हुई एक सक्रिय एवं लचीली मांसल नलिका के रूप में खुलती है। जब मिथुन की जब क्रिया होती है तो जो वीर्य का जब स्त्राव होता है, जब शुक्राणु का जब प्रवेश होता है तो वेजाइना के माध्यम से ही वो क्या होता है, प्रवेश होता है। और वो प्रवेश होते हुए गर्भाशय से होते हुए कहां पर चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में। कहां पर चला जाता है, और फेलोपियन ट्यूब में जाने के पश्चात में अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है, मिलन होता है। और मिलन होने की वजह से एक युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है। यदि आपको योनि के अंदर वेजाइना का जो पार्ट है वो लिखना है तो क्या लिखोगे, एक सक्रिय एवं लचीली मांसल नलिका होती है जो गर्भाशय से जुड़ी हुई होती है। इसमें जब मैथुन की जब क्रिया होती है तो वीर्य का जो स्त्राव होता है तो वो इसी मार्ग से होते हुए गर्भाशय से होते हुए कहां पर जाता है, फेलोपियन ट्यूब के, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में जाता है। उसके अलावा महिलाओं में एक एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है, उसके अलावा एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी पाया जाता है। ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसका जो काम होता है, ये जो एंडोमेट्रियम होता है ना, इसका एंडोमेट्रियम के रूप में जो काम करता है वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। एक है बार्थोलिन ग्रंथि जो एक सहायक ग्रंथि के रूप में काम करती है। किसके रूप में काम करती है, सहायक ग्रंथि के रूप में काम करती है, जिसका काम होता है क्षारीय चिपचिपा पदार्थ का स्त्राव करना। क्षारीय चिपचिपा पदार्थ का क्या करना, स्त्राव करना। अब हमारे एक इसमें प्रश्न और बनता है जिसका नाम है कि जब अंडाशय का निषेचन ना हो तब क्या होगा, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि जब अंडाशय का निषेचन ना हो तो बात करेंगे जब अंडाशय के अंदर अंडे का क्या नहीं हो, निषेचन नहीं हो। अब यदि अंडे का निषेचन नहीं होगा तो जो अंडा है वो लगभग कितने दिन जीवित रहता है, एक दिन जीवित रहता है। जब अंडाशय से अंडा बनकर के और कहां पर आ गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया। अब फेलोपियन ट्यूब के अंदर अंडे को क्या चाहिए, शुक्राणु चाहिए। क्या चाहिए, और यदि जब शुक्राणु इनको नहीं मिलते हैं, जब शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो ये जो अंडा है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। अंडा जब मर गया तो यहां पर आपको पता है ये जो झिल्ली बन रखी है, जो झिल्ली बन रखी है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के रूप में। किसके रूप में, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के रूप में। ये किसकी बनी होती है, ब्लड की बनी होती है। इनका काम क्या होता है, बच्चा जो भ्रूण। अब हम बात करेंगे कि जब अंडाशय का, यानी जो अंडाशय के अंदर जो अंडा पाया जाता है उसका यदि निषेचन ना हो तो फिर क्या होगा। ये एक जो हमारा प्रश्न बनता है उसको भी हम देख लेते हैं कि जो अंडाशय के अंदर जो अंडे का निर्माण हुआ वो कुपिका से होते हुए, यानी इस जालर से होते हुए कहां पर गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसको किसकी जरूरत होती है, शुक्राणुओं की जरूरत होती है। जब इसको शुक्राणु की प्राप्ति नहीं होती है, यानी जब मिलन नहीं होता है शुक्राणु से, तो फिर ये जो अंडा है वो एक दिन तक क्या रहता है, जीवित रहता है। एक दिन तक जीवित रहता है। जब ये मर जाता है तो आप यहां पर जब गर्भाशय को आप देख रहे हो तो गर्भाशय के अंदर जो ये झिल्ली पाई जाती है जिसके जो नाम है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इन झिल्लियों का भी कोई काम नहीं होता, क्योंकि इन झिल्लियों का तभी काम होता है जब अंडाणु और शुक्राणु जब मिले और क्या हो, युग्मनज का निर्माण हो। और युग्मनज का निर्माण होने के पश्चात गुण यदि यहां पर आता है तो उसका जो पोषण करने का काम होता है वो इन झिल्लियों का होता है। किनका होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम का। ये जो पेरीमेट्रियम होती है ये एक रबड़ के आकार की होती है। जैसे जैसे बच्चा यहां पर 9 महीने रहेगा तो पेट का जो आकार बढ़ेगा, तो पेट का आकार नहीं बढ़ता, वो किसका बढ़ता है, गर्भाशय का आकार बढ़ता है। किसका आकार बढ़ता है, गर्भाशय का। इसकी इतनी क्षमता होती है कि ये आकार को जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे अपना आकार बढ़ाती जाएगी, ठीक है ना। ये मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम जो है वो किसका काम करेगा, यहां पर जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो क्या करता है, यहां पर यानी जो मादा होती है इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन रहेगा वो यहां पर किसका काम करेगा, एंडोमेट्रियम के रूप में। एंडोमेट्रियम उसकी क्या करेगा, सहायता करेगा। अब हमारे पास आगे जो है यहां पर यदि निषेचन नहीं हुआ तो अब ये जो एंडोमेट्रियम के रूप में यहां पर ब्लड की जो झिल्ली बनी हुई है, क्या बनी हुई है, ब्लड की जो झिल्ली बनी है, यानी एक दिन जीवित ये रहेगा अंडा और प्रत्येक माह अंडे का क्या होता है कि मोचन होता है। यानी हर माह एक अंडे का क्या होगा, निर्माण होगा। किस एज में, 12 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के पश्चात, यानी 12 से स्टार्ट हो सकता है। गर्भाशय भी इसमें क्या होता है, तैयार होता है। अरे जब अंडे का निर्माण हुआ है, अंडे का जब निर्माण हुआ है तो गर्भाशय भी तैयार होगा ना। गर्भाशय को इसलिए तैयार होना पड़ता है कि यदि यहां पर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो गया तो गर्भाशय को इस भ्रूण को, उस भ्रूण का पोषण करने के लिए
इसको भी क्या करना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा, यानी अपनी झिल्लियों का क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। तो जैसे ही अंडे का निर्माण शुरू हुआ तो गर्भाशय के अंदर भी झिल्लियों का बनना क्या हो गया, शुरू हो गया, यानी एक्टिव हो गई। बीटी जो होती है वो मांसल एवं स्पंजी हो जाती है, यानी जो भी ये झिल्लियां बनी होती है वही क्या करती है, पोषण देती है। लेकिन जब अंडाणु और शुक्राणु यहां पर मिले ही नहीं, तब इनका क्या होगा, तो फिर इनका क्या होने वाला है, होने वाला कुछ नहीं है। जब यहां पर ये जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब ये एक ब्लड के रूप में यानी पीरियड्स के रूप में क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। किसके रूप में, पीरियड्स के रूप में, यानी रुधिर प्लस म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। और इसकी जो प्रोसेस चलती है, यानी इसकी जो प्रक्रिया चलती है वो लगभग 2 से लेकर के कितने दिन तक चलती है, 8 दिन तक चलती है। इसमें 5 दिन भी हो सकती है, 7 दिन भी हो सकती है, 8 दिन। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऋतुस्राव। क्या कहलाती है, ऋतुस्राव। ठीक है, ये प्रोसेस आपके क्लियर हुई है ना। ये क्या, इसमें याद क्या रखना आपको, जब अंडे का क्या हो, निषेचन नहीं हो, तो जब अंडे का निषेचन नहीं होता तो इन झिल्लियों का कोई काम नहीं होता। और झिल्लियों का जब काम नहीं होता तो ये है 1 माह के पश्चात, यानी 1 महीने के अंदर 2 से लेकर के 8 दिनों के मध्य, यानी ये पीरियड्स के रूप में क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहता है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहता है, जो कि वेजाइना के माध्यम से क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। अगला जो बिंदु है हमारा कि यदि अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है वो कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पर होता है, अभी हमारे पास एक जो बिंदु रहा है इसका, वो क्या रहा है कि जब अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है वो कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। यदि इस फैलोपियन ट्यूब को डॉक्टर की सहायता से यदि इसको क्लोज करवा दिया जाए तो ये जो अंडाणु है यहां से बनकर के यहां पर आगे जाने की कोई इसकी वजह क्षमता नहीं होती है, यानी आगे नहीं जा पाएगा। और यहां पर इस प्रक्रिया को बंद करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। कौन सी कहलाती है, ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। और यही प्रक्रिया यदि हम नर जनन तंत्र के अंदर हमने जब पढ़ी थी तो वहां पर क्या था, वेसोक्टोमी था। क्या था, वेसोक्टोमी थी। और यदि यहां पर फैलोपियन ट्यूब को यदि बंद कर दिया जाए तो क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है। क्या होती है, इसके पश्चात यहां पर अंडाणुओं का बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे, ट्यूबेक्टोमी देंगे। अभी लास्ट हमारे पास एक बिंदु और बचा है। लास्ट जो टॉपिक हमारा यह है कि गर्भ निरोध को क्या करना, रोकना। गर्भ निरोध को क्या करना, रोकना। ये जो लास्ट पार्ट है वो हमारे को देखना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ सकता है, लूप या फिर कॉपर टी का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है, कॉपर टी का प्रयोग करना होता है। या फिर आपको इसमें गोली लेनी पड़ती है, जिससे क्या हो सकता है, गर्भ निरोध रोका जा सके। गर्भ निरोध के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, महिला जो होती है वो रोज एक यदि गोली खाती है तो उससे क्या होता है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो उसकी वजह से अंडे का बनना यानी कि भ्रूण का निर्माण होना बंद हो जाता है। उसके अलावा गोली से या फिर कॉपर टी से या फिर शीशन को कंडोम के माध्यम से ढक करके और क्या कर सकते हैं, हमें गर्भ निरोध को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये 3 चीजें हमारे को ये यहां रखनी है। ठीक है, इस प्रकार से हमने मादा जनन तंत्र को पूरा डिटेल से देख ली है। धन्यवाद।